हेलो फ्रेंड्स, ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। पहले लेक्चर में हमने देखा था जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उनकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो देखी थी, उनकी जो डेफिनेशन थी या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं वगैरह हमने देखा था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता क्या है। संतुलित करने का मतलब होता है कि जितना द्रव्यमान हमने रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक की साइड लिया था उतना ही द्रव्यमान हमें रासायनिक अभिक्रिया के जो होने के पश्चात जो उत्पाद बनेगा वहाँ पर मिलना चाहिए। यानी कि उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान समान होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है उसमें तत्वों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी या परमाणुओं की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक नियम पढ़ा था, नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा था भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता। उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभिक्रिया है A प्लस बी और ये मिलके बना रहे हैं C+D। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो A और B यहाँ पर हमें पता है ये क्या भाई, अभिकारक, और जबकि C और D क्या है, उत्पाद। ये क्या है भाई, उत्पाद। अब मैंने अभिकारक जब रिएक्शन करवाई इनकी तो मैंने 10 ग्राम काम में लिया, तो उत्पाद में मुझे 10 ग्राम ही प्राप्त होना चाहिए, न 9 ग्राम होना न 11 ग्राम। यानी कि जितना द्रव्यमान मैंने लिया था उतना ही प्राप्त होगा। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो ए और बी चेंज किस में हो गए, सी और डी में चेंज हो गए, लेकिन जो अमाउंट मैंने लिया था ए और बी का उतने ही अमाउंट में सी और डी बनेंगे, न कम और न ज़्यादा। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए हमें जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं उसकी एक विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। उसमें क्या करते हैं, कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप वाइज हम देखेंगे। तो चलो स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है क्या है कि सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम में आएगा। कौन सा आएगा भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, नहीं तो उसका विनाश किया जा सकता और न ही उसे नष्ट किया जा सकता। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको। हाँ, तो अब देखते हैं फिर क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या करनी है, समान करनी है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या समान करेंगे, या उनके मध्य जो आयन बनेंगे उन आयनों की संख्या भी क्या करेंगे, हम समान करेंगे। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो सबसे पहले जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में जो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, उसको देखेंगे। उसमें कुछ मेथड है, कुछ स्टेप हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसमें, पहला चरण कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमने ली है उसे लिखकर, उसके सूत्र को लिखकर चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। चारों ओर क्या करना है भाई, बॉक्स बनाना है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी है, जैसे कि Fe+H2O लिखा और इससे उत्पाद बनेगा Fe3O4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके चारों ओर क्या बना दिया भाई, बॉक्स बना दिए। जैसे कि Fe के चारों ओर बॉक्स बना दिया, H2O के चारों ओर बॉक्स बना दिया, Fe3O4 के चारों ओर बॉक्स बना दिया, H2 के चारों ओर बॉक्स बना दिया। यह हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है। बाकी इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, इससे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लेकिन जब हिट एंड ट्रायल मेथड की बात की जाती है तब इस प्रकार से पहला स्टेप हमें करना होता है कि जो
रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, उसके चारों ओर जो सूत्र है उनके बॉक्स बना दो। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चरण की बात करते हैं। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। यानी कि देखो, इस प्रकार से हमें एक टेबल बनानी है। ये टेबल बनानी है, यहाँ पर तत्व लिखना है और दूसरी साइड में क्या लिखना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। दूसरी साइड में क्या लिखना है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। जैसे कि अभिकारक और उत्पाद की साइड में हमारे पास दो तत्व हैं, वो कौन कौन से, एक तो है Fe है, क्या है भाई, Fe। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो Fe के अंदर, Fe के अंदर जो Fe है उसके अंदर क्या होगा, जो अभिकारक की साइड है, अभिकारक की साइड तत्वों की संख्या कितनी है भाई, एक है। कितनी है, एक है। जबकि उत्पाद की साइड, उत्पाद की साइड कितनी है भाई, देखो Fe3O4 है, Fe3O4 है, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की साइड कितनी है भाई, 2 है। तो उत्पाद की साइड में कितनी हो गई, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तो ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं यहाँ पर अभिकारक की साइड में कितनी है भाई, एक संख्या है, जबकि उत्पाद की साइड में कितनी हो गई, 4। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, हमारा तीसरा स्टेप क्या कहलाएगा कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। जैसे कि उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। जैसे कि सबसे पहले हमने सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, ऑक्सीजन की थी उत्पाद की साइड में। तो अभिकारक की साइड ऑक्सीजन की संख्या हम 4 करेंगे। कितनी थी भाई, 4 थी ऑक्सीजन की संख्या। तो अभिकारक की साइड में भी कितनी करेंगे, 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर H2O दे रखा है, इसी में तो ऑक्सीजन है, तो इसे हम 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गए और 4 एक उत्पाद की साइड में ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब इसके पश्चात हम इसी प्रकार से नेक्स्ट सारे तत्वों को देखेंगे। जैसे कि फिर हम देखेंगे जो आयरन है उसकी संख्या, आयरन की संख्या कितनी है भाई, अभिकारक की साइड में 1 है और जबकि उत्पाद की साइड में कितनी है, 3 है। तो इसे हम 3 से गुणा करेंगे, अभिकारक की साइड में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो उत्पाद की साइड और अभिकारक की साइड Fe की संख्या क्या हो गई भाई, बराबर हो गई, 3-3 हो गई। फिर उसके बाद में क्या करूँगा मैं, हाइड्रोजन की संख्या जो उत्पाद की साइड कितनी थी, 2, और अभिकारक की साइड कितनी थी भाई, 2। तो अगर हम मैंने यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया था, अभिकारक की साइड से 4 से गुणा कर दिया था, तो कितनी हो गई थी, 4 दूनी 8 हो गई थी। तो उत्पाद की साइड भी कितनी करनी है, हमें 8 करनी है, तो यहाँ पर किससे गुणा किया, 4 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार 5वां स्टेप क्या कहता है कि अभिकारकों एवं उत्पाद, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। अभिकारक और उत्पाद की साइड भौतिक अवस्था लिखते हैं। जैसे कि ठोस अवस्था को हम S से डिनोट करते हैं, द्रव को L से डिनोट करते हैं, जबकि गैस को G से डिनोट करते हैं, जलीय विलयन को करते हैं एक्वस से, एक्यू से। तो इस प्रकार से हमने F जो लिया था अभिक्रिया के अंदर, जो सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, तो S लिखा, और H2 था गैसीय अवस्था में, भाप के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो G लिख दिया। और Fe3O4 हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ, जबकि हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त हुई। इसके बाद में हम देखते हैं अगला स्टेप क्या है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को कहाँ पर लिखते हैं भाई, तीर के निशान पर लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं भाई, तीर के निशान पर लिखते हैं या उसके नीचे लिख देते हैं। आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे कि कौन कौन सी भाई, आवश्यक परिस्थितियाँ ताप, दाब एवं उत्प्रेरक, इनको तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण क्या होगा कि मैंने अभिक्रिया करवाई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्या करवाई भाई, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर अभिक्रिया है क्या, नहीं है, तो मैं साइड में लिखता हूँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। जैसे कि ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या कहती है, जब CO2 की अभिक्रिया H2O के साथ करवाई जाती है, और वो भी किसकी उपस्थिति के अंदर,
किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। और साथ में क्या होना चाहिए भाई? क्लोरोफिल होना चाहिए। जो तीर के ऊपर और नीचे मैंने प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा है, ये क्या दिखा रहे हैं? अभिक्रिया की परिस्थिति दिखा रहे हैं, जिससे क्या बनेगा भाई? ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6। ठीक है, साथ में जो ऑक्सीजन वगैरह है, ऊर्जा है, वो साथ में और बन जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर इतना है कि जो मैंने यहाँ पर प्रकाश लिखा है, क्लोरोफिल लिखा है, तीर के ऊपर या नीचे मैंने जो भी लिखा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, जैसे कि कोई एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, जैसे कि मेरे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन की O2 से अभिक्रिया करवाई, तो क्या बना? CO2 बना। जो कार्बन मैंने ठोस अवस्था में लिया और ऑक्सीजन कौन सी था? गैसीय अवस्था में, और CO2 प्राप्त हुई गैसीय अवस्था में। मैं यहाँ पर देखूंगा कार्बन जो अभिकारक की साइड है उसकी संख्या कितनी है भाई? 1 है। जबकि उत्पाद की साइड भी कितनी है भाई? 1 है, बराबर है। जबकि ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी संख्या है? क्रियाकारक की साइड, अभिकारक की साइड 2 है, जबकि उत्पाद की साइड कितनी है? 2 है। यानी कि ये अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है। इसी प्रकार जो दूसरी अभिक्रिया देखूंगा, वो देखूंगा मैं H2 प्लस O2, और क्या बना भाई? H2O बना। ठीक है, H2 क्या है? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन क्या है भाई? गैसीय अवस्था में। और प्राप्त कौन सी होती है? द्रव अवस्था में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो हाइड्रोजन है वो क्रियाकारक की साइड में, क्रियाकारक की साइड में 2 है। क्रियाकारक की साइड में कितनी है भाई? 2 है। जबकि उत्पाद की साइड में भी कितने हैं भाई? 2 है, यानी संख्या बराबर है। जबकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखेंगे, क्रियाकारक या अभिकारक की साइड में कितनी है? 2 है। जबकि उत्पाद की साइड में कितनी है? 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यानी मैंने यहाँ पर कितने से गुणा किया? 2 से गुणा किया। तो अब देखो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन की संख्या इधर भी कितनी है? 2 है, और इधर भी कितनी है भाई? 2 है। ठीक है, अब लेकिन हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई। उत्पाद की साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। जबकि अभिकारक की साइड में कितनी है भाई? 2 ही है। तो मैं क्या करूँगा? इसे भी किससे गुणा कर दूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये अभिक्रिया बैलेंस होगी, वो किस प्रकार से होगी? 2H2 प्लस O2, और क्या बनेगा? 2H2O। ठीक है, और जो कंडीशन है, गैसीय अवस्था है, जो भौतिक अवस्था है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से बैलेंस होगी। और नेक्स्ट एक बात करता हूँ मैं, जो कार्बनिक या हाइड्रोकार्बन है उनके दहन की बात करता हूँ। हाइड्रोकार्बन का दहन किस प्रकार से किया जाता है? जैसे कि मेरे पास क्या था? CH4 था, उसकी अभिक्रिया मैंने करवाई, ऑक्सीजन से करवाई, और तो साथ में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। जितनी भी दहन की अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बन की, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनेंगे, उनकी हाइड्रोकार्बन की दहन की अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, उनमें क्या बनेगा? CO2 और जल का निर्माण होगा। और इनमें हमें क्या करना है? एक ट्रिक काम में लेनी है। सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। जैसे कि कार्बन यहाँ पर कितना है? कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? देखो ध्यान से, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और इस साइड में भी कितनी है? 1 है, यानी पहले से बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन की संख्या की बात करेंगे, यहाँ पर कितनी भाई? 4 है, जबकि इस साइड में कितनी है? 2। तो उत्पाद की साइड में 2 है, तो उसे हम किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे उसको? 2 से गुणा कर दिया, तो इधर 4 हो गई, इधर भी 4। हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस। जबकि ऑक्सीजन की संख्या देखो, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की साइड में 2 है, जबकि उत्पाद की साइड में 2 तो यहाँ पर है, और 2 ही यहाँ पर है। कितनी होगी टोटल? 4। तो जो क्रियाकारक है उस साइड में हम कितनी संख्या से गुणा करेंगे? यहाँ पर कितने कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी इस साइड भी 4 और इस साइड भी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस होगी। तो बाकी